आज हम पढ़ेंगे नई जवाबदेही नई जवाबदेही जो कि पिछली बार हो गया था। और आज है पब्लिक इंटरेस्ट PIL लेजिटेशन लिटिगेशन। तो ये सुर्खियों में क्यों रहा? तो उच्चतम न्यायालय ने महत्वहीन जनहित याचिका दायर किए जाने पर आपत्ति प्रकट की। न्यायालय ने लग्जरी लिटिगेशन दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया है। लग्जरी लिटिगेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट टर्म। जनहित याचिका और उसका महत्व तो का तात्पर्य है मानवाधिकारों तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने और व्यापक लोक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्याय प्रणाली से ली गई है। जनहित याचिका अनुच्छेद 39A पर आधारित है। 39A अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से 39A यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य जाति धर्म पंथ आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना न्याय प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेगा। जनहित याचिका न्यायालय द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। और जनहित याचिका सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कानूनी मामलों में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका के तहत जिन मामलों पर विचार किया जाता है उनमें बंधुआ मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार, पर्यावरणीय प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में मिलावट, विरासत और संस्कृति के अनुरक्षण संबंधित मामले आदि शामिल होते हैं। जनहित याचिका किसी भी उच्च न्यायालय या सीधे उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका निम्नलिखित के द्वारा दायर की जा सकती है। भारत का कोई भी नागरिक हो या आवश्यक नहीं याचिकाकर्ता संपीड़ित व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, किंतु यह व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि जनता के हित में ही याचिका दायर कर सकता है। यदि कोई मामला अधिकतम लोक महत्व का है तो न्यायालय उस मामले को संबंध में स्वतः संज्ञान ले सकता है। साथ ही न्यायालय ऐसे मामलों के लिए एक वकील भी नियुक्त कर सकता है। कुछ अगर इसका इतिहास हम देखें PIL का, तो सबसे पहले 1976 अवधारणा इसके सबसे पहले कृष्ण अय्यर ने बॉम्बे कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई केस बाद में प्रस्तुत किया था। इस केस में पंजीकृत गैर पंजीकृत कामगारों के संगठनों को अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार दिया गया था। 1979 में सबसे पहली PIL हुसैन कारा खातून बनाम बिहार राज्य। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। मेंस में कहीं भी यूज कर सकते हैं। हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य। यह जेल और विचाराधीन कैदियों के अमानवीय परिस्थितियों से संबंधित थी। फिर 1981 में PS गुप्ता भारत संघ केस में न्यायाधीश PS गुप्ता बनाम भारत संघ केस में PN भागवती द्वारा PIL आंदोलन का नया दौर शुरू किया गया। न्यायाधीश भागवती को भारत में फादर ऑफ PIL के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके संबंधित कुछ ऐतिहासिक फैसले हैं। तो SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1981। तो सद्भाव पूर्वक कार्य करने वाला कोई भी नागरिक या गैर सरकारी संगठन अनुच्छेद 226 और 32 के तहत क्रमशः न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के तहत रिट के क्षेत्राधिकारी की सहायता ले सकता है। इसके माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार की मांग की जा सकती है, जो सामाजिक आर्थिक या किसी अन्य क्षमता के कारण न्यायालय नहीं जा सकते। MC मेहता बनाम भारत संघ 1987। गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ प्रस्तुत की गई जनहित याचिका में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता नदी तट का स्वामी नहीं, फिर भी उसे वैधानिक प्रावधानों लागू करने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है, क्योंकि उसका निजी हित गंगा नदी जल
के जल का उपयोग करने वाले लोगों के जीवन की रक्षा करना है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद। तो न्यायालय लैंगिक उत्पीड़न के को अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों को उल्लंघन माना। 14, 15 और 21 के तहत भार भारतीय विकास बैंक, भारतीय बैंक संघ, बॉम्बे और अन्य बनाम मेसर्स देव कला कंसल्टेंसी सर्विस और अन्य वाद। चाहे किसी उपयुक्त मामले में जहां याचिकाकर्ता ने अपने निजी हित में और व्यक्तिगत सहायता के निवारण के लिए न्यायालय का रुख किया हो। न्यायालय जनहित को ध्यान में रखते हुए दायर याचिका की विषय वस्तु की जांच करना आवश्यक मान सकता है। इस प्रकार निजी हित के मामले में भी जनहित के मामले के रूप में देखा जा सकता है। जनहित याचिकाओं से संबंधित समस्याएं। कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है। विगत कुछ वर्षों से जनहित याचिका का उपयोग प्रसिद्धि प्राप्त करने अभी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए जैसे अभी हमने एक पढ़ा था लग्जरी लिटिगेशन। या तो उदाहरण के लिए प्याज की कीमत या रेल की किराए में वृद्धि याचिका के खिलाफ जनहित याचिका। न्यायालय के समय की बर्बादी। दायर की गई अनुचित एवं निरर्थक जनहित याचिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण न्यायालय का मूल्यवान समय नष्ट होता है। विकासात्मक गतिविधियों का ठप होना। जनहित याचिका का उपयोग विकासात्मक गतिविधियों को विलंब करने के एक उपकरण के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए पूरी जगन्नाथ मंदिर के परिसर में किए जा रहे विकासात्मक गतिविधियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन। वर्तमान में जनहित याचिका की विश्वसनीयता इस आलोचना के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित रही कि न्यायपालिका अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं को लांघ रही। उदाहरण के लिए राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना। अगर इसके महत्व की बात की जाए तो हमने अभी उसका महत्व देखा है, लेकिन हम शॉर्ट में इसका महत्व को समझते हैं। यह समाज, संख्यक वंचित समूह या व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह न्यायिक प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है। यह न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने में मदद करता है। यह सार्वजनिक अधिकारियों में जिम्मेदारी का बोध का निर्माण कराता है। यह विधि के शासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है तथा प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम करती है। यह मौलिक अधिकारों को बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। कुछ सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आए हैं इससे संबंधित। याचिका को स्वीकार करने से पहले याचिकाकर्ता की विश्वसनीयता की जांच कर लेनी चाहिए। याचिका में शामिल विषय वस्तु की सटीकता की जांच कर लेनी चाहिए। इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि याचिका में बिना विलंब के सुनवाई किया जाने वाला व्यापक रूप से जनहित अत्यंत महत्वपूर्ण और अविलंबनीय विषय शामिल हो। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पीआईएल याचिका के पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ या निजी या कोई अप्रत्यक्ष उद्देश्य न जुड़ा हो। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका उद्देश्य वास्तविक जनहानि या क्षति का समाधान करना हो। अब इसमें अगर आगे की अगर देखा जाए वे फॉरवर्ड, तो उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफलवाद के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने का प्रयास किया था। इस बात को हम याद उत्तरांचल राज्य बनाम बलवंत सिंह चौफल। इस निर्णय में न्यायालय ने वास्तविक जनहित याचिकाओं और महत्वहीन जनहित याचिकाओं अंतर करने में न्यायालय की सहायता हेतु कई निर्देश जारी किए। इसके अलावा सिद्धांत का अनुपालन। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अनुपालन किया जाना चाहिए।
साथ ही न्यायालयों को शासन के अन्य अंगों के क्षेत्राधिकार में दखल नहीं देना चाहिए। समय पर निपटान करना, सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु शोषित व वंचित वर्गों से संबंधित जनहित याचिकाओं को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाना चाहिए। जुर्माना, जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके लिए वकीलों तथा नागरिकों को बिना शोध किए और तुच्छ आधारों पर जनहित याचिकाओं को दायर करने हेतु दंडित किया जाना चाहिए। हेट स्पीच सुर्खियों में की, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने पिछले 7 वर्षों में हेट स्पीच के लिए दर्ज कानूनी मामलों में लगभग 500% की वृद्धि दर होने की बात कही। हेट स्पीच को भारत किसी कानून के अंदर परिभाषित नहीं किया गया है। हेट स्पीच की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय कानून में भी परिभाषित नहीं किया गया। हालांकि राजनीतिक व नागरिक व राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता ऐसे भाषणों पर कानूनी प्रतिबंध आरोपित करता है जिनमें घृणा का समर्थन करके भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को भड़काने का प्रयास किया जाता है। हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन रूपों में चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव, प्रतीक चिन्ह शामिल है। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दो तरीके से प्रसारित किया जा सकता है। हेट स्पीच पद का प्रयोग निरपवाद रूप से अपशब्द, निंदापूर्ण, अपमानजनक, भयभीत करने वाली और परेशान करने वाली अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। साथ ही इसे ऐसे अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जाता है जो विभिन्न समूहों के खिलाफ हिंसा, झगड़ा या भेदभाव को उकसाती हो। आमतौर पर नस्ल, जातीयता, लिंग, लैंगिक रुझान और धार्मिक विश्वास और इसी तरह के संदर्भ में परिभाषित व्यक्तियों के समूह के खिलाफ घृणा के लिए उकसाने को हेट स्पीच कहा जाता है। हेट स्पीच से संबंधित कानून, संवैधानिक प्रावधान, संविधान का अनुच्छेद 19(2) सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता के संरक्षण हेतु युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय दंड 18 की विभिन्न धाराओं जैसे 53A, 53B, 298 हेट स्पीच के विरुद्ध प्रावधान करती है। ये ऐसे भाषण या शब्दों से संबंधित हैं जो उपद्रव उत्पन्न कर सकते हैं, धार्मिक मान्यताओं को अपमानित कर सकते हैं, राष्ट्रीय एकता की समझ संकट उत्पन्न कर सकते हैं। लोक प्रचलन अधिनियम 1951, अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से आयोग घोषित करती है जो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करने के दोषी पाया जाता है। धारा 123A 3A और धारा 125 संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर तत्व पर्यावरण गतिविधियों को भ्रष्ट चुनावी चरण मानती है, साथ ही इन गतिविधियों को प्रतिबंधित भी करती है। नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1955 धारा 7 के तहत कहे गए या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या संकेतित अस्पृश्यता को उकसाने, उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करें। हेट स्पीच संबंधित समस्या, हिंसा का प्रसार, हेट स्पीच हिंसा बढ़ाती है तथा सामाजिक एकता और सहिष्णुता को कमजोर करती है। हालांकि आजकल संचार की नई तकनीकों का इसकी व्यापकता और प्रभाव में वृद्धि हुई है। धार्मिक ध्रुवीकरण में वृद्धि, अल्पसंख्यक समूह, राष्ट्रीय, जाति, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को बार बार हेट स्पीच का लक्ष्य बनाया जाता है। राजनीतिक भाषण प्रायः चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक पूर्वाग्रहों का फायदा उठाने हेतु विभाजनकारी रूप ले लेते हैं, सामाजिक सद्भाव और लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। हेट स्पीच से पीड़ित नागरिक भयभीत रहते हैं, वे सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने या संवादों में भाग लेने से डरते हैं, कानून व्यवस्था को बाधित करती है। हेट स्पीच में पड़ने वाली चुनौतियाँ, वाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता से टकराव, असहमति पर अंकुश, उचित परिभाषा का न होना। अब आगे की राह अगर देखें तो वित्त आयोग की सिफारिशों में
कि अपराध की श्रेणी में लाने के लिए इसे मौजूदा धाराओं में शामिल करने की बजाय पीसी में अलग अपराधों के रूप में जोड़ने का प्रस्ताव किया है। विनियामक उपाय। घृणा भड़काने के परिणामस्वरूप हिंसा, उत्साह और भेदभाव उत्पन्न हो सकते हैं, अतः घृणा भड़काने के कार्य को कानूनी दान के माध्यम से दंडित किया जाना चाहिए। इन प्रावधानों को गैर न्यायचयनात्मक, गैर मनमाने व पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही इनका उपयोग असहमति या अवैध स्वतंत्रता के वैध उपयोग को रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में निर्णय करते समय सुसंगति, एकरूपता और निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हेट स्पीच के मामले में वैकल्पिक विवाद समाधान। विवाद समाधान के तरीकों को न्यायालय केंद्रित औपचारिक कानूनी कार्रवाई से बदलकर वादी पक्षों के बीच संवाद, मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन या सुलह पर केंद्रित करेगा। को रोकने के गैर विधिक उपाय। सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए धार्मिक आधार पर समानुभूति पैदा करने हेतु धार्मिक प्रमुखों को शामिल किया जाना चाहिए। हेट स्पीच के प्रसार और भीड़ जुटाने के कार्य की निगरानी के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप जैसे सोशल मीडिया के संदर्भ में किए जाने की चाहिए। हेट स्पीच को रोकने और उससे निपटने दोनों के लिए मानवाधिकारों की शिक्षा सबसे शक्तिशाली सरणी। हेट स्पीच पर उच्चतम न्यायालय के दृष्टिकोण अगर हम बात की जाए तो प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघवाद, इसमें याचिकाकर्ताओं ने हेट स्पीच से संबंधित मौजूदा कानूनों को अपर्याप्त मानते हुए प्रार्थना की कि राज्य को कठोर विनियम लागू करने चाहिए। साथ ही इसने हेट स्पीच को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की भी मांग की। हालांकि न्यायालय का मानना था कि मौजूदा कानूनों को लागू होने से हेट स्पीच की समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है। गल बनाम भारत संघवाद। इस वाद में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 एवं संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्राक प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार के परस्पर टकराव के मुद्दे को उठाया गया था। इसके निर्णय में न्यायालय ने चर्चा, पक्ष, समर्थन और भड़काने के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए दो पक्षों को अनुच्छेद 21 का सार माना है। संक्षिप्त रूप में इंटरनेट शटडाउन, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए कई राज्यों में चुनाव आयोजित किए गए। इससे संबंधित पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना, दल बदल विरोधी कानून, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट 2021। इसको अपन कल देखते हैं। ओके।